हेलो एवरीबॉडी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने पाइथन के रिलेटेड कुछ चीज़ों की चर्चा करी थी, जिसमें हमने उसके हिस्ट्री और उसके फीचर्स को देखा था। इस भाग में सबसे पहले हम लोग टोकन्स को देखते हैं। टोकन्स है क्या? बेसिकली आप इसे एक आइडेंटिफायर कह सकते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारा नाम एक आइडेंटिफायर होता है, हमारे फेस की पहचान होती है। उसी तरीके से आइडेंटिफायर मेनली एक ब्लॉक है, आप कह सकते हो फंडामेंटल ब्लॉक, जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, एरे वगैरह बनाने में करते हैं। सबसे पहले बात कि जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को बनाते हैं, किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक अंडरस्कोर ही है जो कि टोकन्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें ब्लैंक स्पेस लेने की इजाज़त नहीं होती है। दूसरी बात, पाइथन के जो प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स अपर केस कैरेक्टर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टोटल कहता हूँ तो एक स्मॉल में लिखा गया टोटल या कैपिटल में लिखा गया टोटल या एक प्रॉपर में लिखा गया टोटल, ये जो होंगे सारे के सारे अनइक्वल होंगे। अगर आप दो शब्दों का समन्वय चाहते हैं, मान लीजिए मुझे इनकम और टैक्स लिखना है, तो इनकम अंडरस्कोर टैक्स यानी ब्लैंक स्पेस हम नहीं ले सकते। अगर ब्लैंक स्पेस लेंगे तो वो आइडेंटिफायर गलत माना जाएगा, मतलब वो उसे आप जब भी यूज़ करोगे तो उस जगह पर आपको एरर दिखाई देगा। दूसरी बात कि जब भी हम पाइथन के प्रोग्रामिंग में चलते हैं तो सबसे पहले मुझे मिलता है कैरेक्टर सेट। एक वैलिड कैरेक्टर सेट का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो A to Z अपर केस के लेटर्स हैं और A to Z लोअर केस के लेटर हैं, जिसका हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ डिजिट में 0 to 9 का इस्तेमाल होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स में हार्ट ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट और जितने भी पंक्चुएटर्स हैं और साइंस है, जितने भी साइन आप देख रहे हो उन सभी का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम व्हाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस को लेते हैं, टैब को लेते हैं, जो टैब की आपका होता है 8 कैरेक्टर का डिस्टेंस देता है। इसके अलावा इंटर की का होता है। इसके साथ साथ हम पाइथन में जितने भी ASCII कैरेक्टर्स हैं, आपकी मशीन में, कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं तो आपके पास ASCII जो है वो 256 है, 0 to 255 के रेंज में कम होता है। इसके अलावा यूनिकोड कैरेक्टर, यानी कि जब हम किसी दूसरे भाषाओं के कैरेक्टर्स को लेना चाहते हैं तो ये सारे आपके लिटरल्स के पार्ट होते हैं। तो ये आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो पाइथन है उसमें हम किन किन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। टोकन्स एंड कैरेक्टर सेट को आज समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे, आगे के सीक्वेंस को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं पाइथन के कीवर्ड्स पर। ये आपको 32 कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। कीवर्ड्स कहने का मतलब होता है एक रिजर्व वर्ड। जैसे हमारे घरों में जब हम किसी बच्चे का नाम देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं ताकि वो नाम डुप्लिकेट ना हो। कभी कभी किसी कारणों से ऐसा होता है कि एक ही नाम दो बच्चों को मिल जाता है और परिवार में बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगते हैं, तो हम उन्हें बड़ा या छोटा के नाम से आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 राजू हो जाएं तो बड़ा राजू छोटा राजू कर देते हैं। तो उसी तरीके से कीवर्ड्स जो हैं आपके रिजर्व वर्ड हैं और इसका इस्तेमाल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर में आप अपने फंक्शन को या प्रोग्रामिंग ब्लॉक को डेवलप करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिजर्व होते हैं। दूसरे, ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव कहने का मतलब हो गया कि जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो ये हमेशा आपको लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है। अगर आप कैपिटल में लेते हैं तो उस स्थिति में इसका जो मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा और हो सकता है उस जगह पर आपको कुछ एरर का सामना करना पड़े, क्योंकि ये प्री डिफाइन है और कंपाइलर इसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए आप इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैंने कीवर्ड का लिस्ट दिया हुआ है, आप इसे याद कर लेंगे। ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिटरल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि वैसे वैल्यू जो कभी नहीं बदलते हों। जैसे फॉर एग्जांपल
आप किसी भी कक्षा में हो, किसी भी क्लास में हो, जब आप कहते हो कि हम क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, तो वो कांस्टेंट होता है, वो पूरे साल आपके साथ चलता है। ऐसा नहीं कि आप जनवरी में 9th में हो तो फरवरी में 10th में हो जाओगे, उसके बाद 11th हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे वेरिएबल्स या लिटरल्स जिसका वैल्यू पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान में चेंज ना हो, उसे हम कांस्टेंट या लिटरल्स कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं उसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल का इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें सिंगल कैरेक्टर्स ले सकते हो। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम किसी भी नाम का या नंबर सीक्वेंस का या जो भी हम उसमें बनाना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट आता है, जिसमें आप एक वैलिड नंबर्स जो भी आप डेसिमल पॉइंट में ले सकते हो, 12.34 है या 0.543 है या 124 है, 9000 है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आता है बुलियन कांस्टेंट। बुलियन कांस्टेंट यानी कि 0 और 1 के वैल्यू को स्टोर करना, और ये ट्रू फॉल्स के लिए होता है। जब आप आगे चल कर के देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। और एक स्पेशल कांस्टेंट है वो नन। तो इसको देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, साथ में हम लोग ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने सेकंड में आपको दिखलाने की कोशिश करी थी वह है आपका पंक्चुएटर्स, जिसमें आप जितने भी हार्ड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा और जो हैश साइन है, इसका एक अपना मीनिंग है। इसे आप पंक्चुएटर के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे आगे चल के देखेंगे हम लोग कि हैश साइन कमेंट के लिए यूज होता है। उसी तरीके से कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। जैसे मान लिया जाए जब आप किसी फंक्शन के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है, खास करके प्रिंट के साथ, तो अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को उसके साथ अपॉस्ट्रोफी देना है या फिर हमें डबल कोट में बंद करना है, तो उन सभी जगहों पर हम स्लैश के साथ उस सिंगल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि मशीन को पता चल जाता है कि यूज़र यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि राम्स पेन लिखना है, तो अगर हम सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो हो सकता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने के बावजूद भी वहाँ पर एरर आ जाएगा। तो उन सभी जगहों पर हम स्लैश इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे या डबल का, या फिर या मुझे स्लैश चाहिए तो हम डबल स्लैश का। न्यू लाइन के लिए स्लैश एन है। टैब कैरेक्टर, जैसा मैंने कहा कि 8 कैरेक्टर के डिस्टेंस को लेना है तो उसके लिए हम टी का, और नल वैल्यू के लिए 0 का लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सभी लिटरल्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, और इस प्रोग्राम में मैंने सारे कांस्टेंट लिटरल्स का यूज़ किया है। और राइट हैंड साइड में जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं इसे सेव किया, सेव करने के बाद F5 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि जहाँ पर मेरा माउस मूव कर रहा है, आप देखोगे कि यहाँ पर वो सारे एक्सप्रेशंस अवेलेबल हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बार में लिखा है हेलो वर्ल्ड, और उसके बीच में आप देखोगे कि गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि मैंने वहाँ पर डबल स्लैश एन का इस्तेमाल किया है। अब मैंने एक को हटा करके हटाया तो देखिए आप देखोगे कि अपर जो इन्फॉर्मेशन है और लोअर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। उसी तरीके से आप देखिए जहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाया है उसके नीचे का जो रिजल्टेंट है उस जगह पर भी मैं चेंज करके आपको दिखला रहा हूँ। जैसे मैंने स्लैश टैब को हटाया, सेव किया और इसे रन कराया तो आप देखिए कि जो टैब स्पेस है सेकंड लाइन से थर्ड लाइन के बीच में वो हट चुका है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखोगे तो आपको यहाँ पर ये आसानी से समझ में आ जाने है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वंस अगेन मैंने टैब के स्पेस को बढ़ा दिया है, तो ये आपके फिक्स वैल्यू है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकती हो। ये कांस्टेंट लिटरल्स के अंतर्गत में आएंगे। अब चलिए वेरिएबल्स है क्या। देखिए जैसे हम घरों में काम करने के लिए कुछ चीज़ को अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर होता है हम उसमें अलग अलग सामान रखते हैं, तो वो कंटेनर कभी कभी फिक्स होते हैं। जैसे चीनी का जो पॉट होता है, शुगर पॉट होता है, उसमें आप सिर्फ शुगर ही रखते हैं, उसमें किसी दूसरी चीज़ को नहीं डालते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट होता है कि यहाँ से मुझे क्या लेना है। उसी तरीके से वेरिएबल्स जो है हमारा एक कंटेनर है जिसमें हम अपने वैल्यू को, जब भी हम प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो बाहर से मुझे कुछ वैल्यू देना होता है, तो उस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं तब तक जब तक कि हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है।
तो इसका जो असाइनमेंट होता है ये एक अलग अलग डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, ये टेम्पररी वे में होता है। आप इसे अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो आप 3 घंटे के लिए उस सीट के हकदार होते हो, लेकिन जैसे ही वो टाइम स्पैन समाप्त होता है वो फिर आपको खाली कर देना होता है, किसी दूसरे के लिए एलोकेट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से वेरिएबल्स जो है डाटा को स्टोर करता है फॉर टाइम स्पैन, जब तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। तो इसमें हमने कुछ रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले कि वेरिएबल का नाम हमेशा कैरेक्टर्स और डिजिट और अंडरस्कोर का कम्बिनेशन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब रही बात कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम किस तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किस तरह के डेटा को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने तरीके के डेटा पाइथन में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी 5 तरीके के आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे। नंबर डेटा टाइप में आपको 3 टाइप्स के नंबर्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। इंटीजर इन द सेंस कि जो आपका होल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसे लेते हो। फ्लॉट में आपका डेसिमल पॉइंट, जैसे किसी भी प्राइस वगैरह में आप देखते हो कि 12 रुपये 75 पैसे, या फिर आप किसी परसेंटेज में लिखते हो 65.5%, या इस तरीके से जो भी आप पॉइंट यूज़ कर रहे हो वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आपका फ्लॉट कहलाएगा। उसके अलावा आप इसे रियल नंबर भी कह सकते हैं। इसके लास्ट में हमारा जो आता है बुलियन, जिसमें जैसे जस्ट मैंने अभी कहा है, यह ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें यह 1 और 0 इसी 2 चीज़ को यूज़ किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बुलियन डेटा टाइप जो है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है और वह 1 बिट का होता है, जो कि कंप्यूटर में बिट एंड बाइट का ही यूज़ होना होता है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग जो डबल कोट या सिंगल कोट में यूज़ करते हैं, जैसे नेम है या कुछ भी चीज़ जो आप एग्जांपल में देख सकते हो। इसके साथ हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटर्स एंड व्हाट इज़ द ऑपरेंड। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल इन द सेंस जैसे आप अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के साइन का यूज़ करते हैं। लॉजिकल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल साइन का यूज़ करना होता है। उसी तरीके से जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका एक अपना रूल होता है, और ये प्रोग्राम के दौरान में कैलकुलेशन का काम करने में आपको मदद करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये 2 टाइप के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब है कि वो जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करे। जैसे हम किसी भी वैल्यू के नेगेटिव अप्रोच को शो करते हैं या पॉजिटिव को, तो हम उसके आगे एक माइनस साइन लगाते हैं, तो वो हमारा सिंगल कहलाएगा, मतलब सिंगल ऑपरेंड के रूप में होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में x = -7 या +9 का इस्तेमाल किया है, तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर के रूप में जाने जाएंगे। बाइनरी में हमेशा 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एडिशन के लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, 2 + 3 = 5 होगा, तो उसे हमें 2 ऑपरेंड, मतलब 2 एक आपका ऑपरेंड हुआ, प्लस ऑपरेटर हो गया, 3 आपका एक ऑपरेंड हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखलाया है कि a = 4, b = 6 एंड c = a + b। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के, नेगोशिएशन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के। हाँ, डिवीज़न में आपको 3 तरीके के ऑपरेटर मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक इंटीजर डिवीज़न मिलेगा, फ्लोट डिवीज़न मिलेगा, और रिमाइंडर डिवीज़न, जिसमें कि हम सिंगल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसे रोक करके देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और इसका जो मैथमेटिक्स में नेक्स्ट ऑपरेटर है वह है आपका एक्सपोनेंट, जिसे आप पावर कहते हो। अगर आप लिखना है 3⁻², तो हम आसानी से पेपर पर तो लिख सकते हैं, लेकिन मशीन कैसे समझेगा? तो मशीन के लिए 3 डबल स्टार जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उसके बगल में 2 लिखेंगे, तो आप देखोगे कि वो, अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में 3⁻³ का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से 3⁻3 लिख सकते हैं। तो ऑल जो भी अभी हम लोगों ने
एग्जाम्पल के रूप में बात करी है, ये सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके दिए गए डेटा के साथ काम करते हैं और आपके रिजल्टेंट को शो करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको प्रोग्राम के रूप में बना करके दिखलाया हुआ है, इसे आप देख लें। देखिए यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं और उसका सिंपल वैल्यू शो किया है और उस पर मैंने सारे ऑपरेटर्स का सिंबलाइजेशन करके आपको रिजल्ट बगल में दिखला दिया है। तो इसी को आप रुक करके देख करके समझ सकते हैं कि कैसे काम करना है। जस्ट मैंने माउस ओवर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, जिसमें प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में मैंने तीनों डिवीज़न का इस्तेमाल करके आपको समझाया हुआ है कि आप इसे रुक करके देख लेना, तो ये आपको समझ में आ जाना है। तो ये रहा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के एक छोटा सा एग्जांपल जिसे आपने समझने में आसानी हो जानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर कुछ ऐसा होगा तो आप इसके बारे में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दे सकूँ। तो मुझे लगता है कि अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और वह है आपका ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक सिंगल इक्वल साइन है। जैसे मैंने x = 1 to 5, मतलब कि x का एक मान दिया है, उसका है 125। उसी तरीके से नेम नाम का एक वेरिएबल या आप इसे कह सकते हैं कंटेनर, जिसका नाम मैंने सारथी दिया है। एक मार्क्स लिया है जिसमें 70.66 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करता है। मतलब इक्वल साइन के राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा, इवन कि अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज़ करते हो तो उसका कैलकुलेटेड वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड के रखे गए वेरिएबल्स पर आएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो एक ही समय में मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हो, जैसे a = b = c = d = 15। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल हैं सभी का इक्वल मान होगा, यानी एक बार में आप मल्टीपल सिंगल असाइनमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो डिफरेंट असाइनमेंट भी ले सकते हो, जैसे XYZ सेकेंड लाइन में जो मैंने लिखा 12.56 है, उसके बाद सारथी, उसके बाद जो भी वैल्यू मैंने दिया है 12 है, 56 है और सारथी है। अब क्या होगा कि x का मान 12 हो जाएगा, y का मान 56 हो जाएगा और z का मान सारथी हो जाएगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यू आपका काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको लेना है कमेंट। कमेंट एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जस्ट आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने उन सभी का इस्तेमाल करके आपके सामने में रखा हुआ है, आप इसे बारी बारी से देख करके समझ सकते हो। तो इस जगह पर जितने भी सीक्वेंसेज हैं उन सभी को आप देख लीजिए असाइनमेंट के रूप में, और जो भी मैंने दिया है वैल्यू को तो अलग अलग, जैसे मैंने पहली बार में सिंगल असाइनमेंट दिया कि अलग अलग वैल्यू है, ए बी का अलग मान है। फिर मैंने मल्टीपल असाइनमेंट किया, फिर उसके बाद मल्टीपल असाइनमेंट में डिफरेंट वैल्यू को लिया, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको नीचे में अलग अलग नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी वहाँ पर भी समझ में आ जाना है। सबसे पहले आप जो कुछ भी देखते हैं और समझते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझने में हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सिंगल असाइनमेंट, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने आपको पूरा ऑपरेटर एंड ऑपरेंड के थर्ड पार्ट में दिखलाया है। ये आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। जैसे प्लस इक्वल टू, अगर एक ही वेरिएबल को दो बार यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा a = a + b, तो हम लिख सकते हैं a + b। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो भी चेंज हो जाती है। तो जहाँ पर आपको लगे कि मुझे एक ही वेरिएबल पर डबल काम करना है, उन सभी जगहों पर आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बनाने का सबसे अच्छा सा उपाय है कि आप इक्वल साइन के साथ, यानी कि ऑपरेटर पहले होंगे और उसके बगल में आपका इक्वल साइन होगा, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, डबल डिवीजन इक्वल टू,
मॉडुलस इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, एक्सपोनेंट इक्वल टू, तो डिवीज़न के जो तीनों भाग हैं उन सभी का आप यहाँ पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और ये आपको प्रोग्राम को कंसाइज बनाने में मदद करता है। तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे और जस्ट इसका भी एग्जांपल हम आपको प्रोग्राम के रूप में दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू राइट प्रोग्राम इन अ पाइथन इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने आपको इन्वायरमेंट के साथ समझाने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिखला दिया है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं उसको असाइनमेंट के साथ करके। और आप देखोगे, जस्ट पहले लिख लिए, आपको प्रोग्राम को लिखना है, सेव करना है, और आप देखिए कि आपके राइट हैंड साइड के विंडोज़ पर वो सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इसके जो गुण हैं, इसके जो नेचर हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाना है। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके साथ आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि इतने दूर के सफ़र में आप जो कुछ भी देख रहे हो बारी बारी से, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर को, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया हुआ है, a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 15। आप देखोगे कि जब आप इन 6 ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन को यूज़ करोगे तो आप देखोगे 3 आपको ट्रू मिलेंगे और 3 फॉल्स मिलेंगे। आप किसी भी कम्बिनेशन को यूज़ करके देख लेना, ये जनरली आपको बूलियन रिजल्ट ही देंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको आगे चल के मिलेगा जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी जगहों पर आप इसे पाओगे कि हाउ टू वर्क, हम किसी कंडीशन को कैसे ट्रू और फॉल्स के आधार पर देख सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स आपने देखे और ऑपरेंट को देखा, तो मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप मैसेज करना, मैं उसे वंस अगेन डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल देखने के बाद इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने सभी का एक कंपैरेटिव जो मैंने दिखलाया था ये बना दिया है, और इसके आधार पर आपने देखा कि 3 आपके फॉल्स आ रहे हैं, 3 आपके ट्रू आ रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव आप करके खुद से भी कर सकते हो। तो चलिए इस लंबे वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी वर्क में अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। तो ये सारे ऑपरेटर्स और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उससे आप पेन पेपर के साथ, मशीन के साथ खुद से भी ट्राई करेंगे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अब जो हम लोग देखेंगे तो उसमें आप कितने इसमें परफेक्शन हो ले सकते हैं, ये तय करना आपका काम है। चलिए लास्ट में चलते चलते इसमें एक देख लेते हैं, वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर बेसिकली 2 डिफरेंट कंडीशन को ज्वाइन करता है, और में किसी एक के लिए काम होता है और नॉट जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि आपने मैथमेटिक्स में 60% और साइंस में 50% लाना है, तभी आप क्लास में प्रमोट होंगे। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर काम करेगा, क्योंकि आपको 2 कंडीशन को फुलफ़िल करने हैं, तभी आपका प्रमोशन हो सकता है। जबकि और में क्या है कि किसी एक को, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि देखिए हम उसी बच्चों को प्रमोट करेंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स में 60% लाया हो या जिसका अटेंडेंस 100% होगा, हम उसे प्रमोट करेंगे। तो अब आपको टेस्ट में या तो
परफेक्शन लाना है या फिर आपको क्लास में परफेक्शन लाना है। तो ये तय करना होता है कि किसी एक के ट्रू होने पर भी आपका काम हो जाना है। हाँ, दोनों में अगर आप फेल होते हो तो आपका रिजल्ट 0 होगा, जबकि एंड में क्या होगा कि उसके दोनों के ट्रू होने पर ही काम होगा। किसी एक में भी अगर आप फेलियर होते हो तो आपका काम नहीं होना है। और नॉट जो है सो जस्ट अपोजिट है, यानी कि अगर आप यस करते हो तो वो नॉट नो करेगा, और अगर आप नो कहते हो, जैसे अगर ए इक्वल टू 0 लिखते हैं और उसका रिजल्टेंट हम ट्रू देखेंगे, जबकि हम ए इक्वल टू 12 लिखेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमें फॉल्स मिलेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए भी मैंने आप लोग के लिए दे दिया हुआ है, और इसे आप देखते हुए इसका भी आप ट्रू फॉल्स के रूप में देख लेंगे। जस्ट माउस ओवर करके मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जो एफर्ट्स दिए हैं वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में जब हम मिलें तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलें और ये आपके लिए मददगार साबित हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।